चलें भाई पढ़ लें। कल हम लोगों ने इनफर्टिलिटी शुरू किया था ना, बंध्यता, है ना। अब चलो चुप हो जाओ। तो चलो कल का टॉपिक देखते हैं। कल का हमारा टॉपिक था बंध्यता। देखो इनफर्टिलिटी, बंध्यता क्या है, जो दंपत्ति या जो कपल्स लगभग 1 साल तक, है ना, प्रयास कर रहे हैं बच्चे पैदा करने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे दंपत्तियों को बोला जाता है कि वो दंपत्ति इनफर्टाइल हैं। क्या है? इनफर्टाइल, यानी कि बांझपन की स्थिति है। किसकी है? बांझपन की। तो कोई दंपत्ति लगातार 1 साल तक प्रयास करने के बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम बंध्यता कहते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इनफर्टिलिटी के कारण क्या है, मैंने आप लोगों को कल बताए थे। इसमें मेल भी इनफर्टाइल होता है और फीमेल भी इनफर्टाइल होता है ना। मेल में भी बहुत से कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, और फीमेल्स में भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हमारे समाज में किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है बांझपन का? महिला को, है ना, फीमेल को, कि कहीं ना कहीं इसी में कोई कमी रही होगी। लेकिन अगर आप लोगों से कोई कहे तो उसके गाल पर 3-4 तमाचे मारना खींच खींच के ना, उसको फिर पढ़ाना बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी में मैंने जो आप लोगों को बताए थे, पुरुषों में कौन कौन से कारण है, ज़रा बताना मुझे। पुरुषों में जो कारण है, सबसे पहला था लो स्पर्म काउंट, है ना। ये जो पीछे बकवास कर रहे हैं ना, अभी एक आध कोटे का ध्यान रखना। लो स्पर्म काउंट, कोई महिला अगर बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है तो उसका सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो पुरुष है, पार्टनर, उसका जो स्पर्म काउंट है वो क्या है? लो है। कितने स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार के इंसेमिनेशन में? 200 से 300 करोड़। इनकी संख्या क्या है? उस पर कम है ना। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? पुअर स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म की जो गति होती है चलने की, वो क्या हो गई है? धीमी हो गई है। तो इस कारण से भी वो इनफर्टाइल हो सकते हैं, है ना। और ब्लॉकेज एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट, जो हमारी रिप्रोडक्टिव डक्ट है जिसके थ्रू वो आ रहे होते हैं, स्पर्म आ रहे होते हैं, हो सकता है वही ब्लॉक हो गई हो, स्पर्म आ ही ना पा रहा हो, है ना, वजाइना तक। और हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे हार्मोन्स लेवल पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इम्बैलेंस हो गए हो हार्मोन्स, है ना, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? कोई पुरुष इनफर्टाइल हो सकता है। ठीक है, और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब होती है। देर रात तक सोना, एल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट फूंकना, है ना, इस तरह के अगर कोई लोग हैं तो वो भी, ये चीज़ भी, लाइफ स्टाइल भी क्या होती है? इनफर्टिलिटी का कारण होती है। किसमें? पुरुषों में। तो कोई कहे कि सिर्फ महिला जिम्मेदार है, तो पहले उसको ये 4 पॉइंट अच्छे से रट्टा लगा लो, है ना। उनसे कहो कि पहले तू ये चेकअप करा के आ सारा का सारा। अगर तेरी ये सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद तू मुझे जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, तुम बिना साइंटिफिकली, बिना जांच किए तुम मुझे कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो, है ना। किसी फीमेल को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? ठीक है, और फीमेल्स में क्या क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? तो फेल्यूर ऑफ ओव्यूलेशन, है ना, अंडोत्सर्ग का ना होना। ठीक है, अंडोत्सर्ग ही नहीं हो पा रहा है, तो फीमेल में एक कारण ये होता है जनरल। ठीक है, और ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, है ना, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, यानी कि जो अंडवाहिनी है वही क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। तो स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ना ओवम आगे बढ़ पा रहा है, ना ओवम ही नहीं आ पा रहा है, ओवम ब्लॉक हो गया उसके अंदर। गर्भाशय में कोई गड़बड़ी हो गई है ना, जो क्या नाम है, उसके लिए अंतरोपण के लिए सुटेबल नहीं है ना, तो भी क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है उसमें, है ना। इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी, है ना, ये जो तुम्हारी पीत पिंडक की जो क्रिया विधि थी उनमें क्या आ जाए? कमी आ जाए, है ना। तो भी पीत पिंडक की क्रिया विधि का मतलब वो पीत पिंडक ही नहीं फट रहा है, या उस ल्यूटियल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हो, हार्मोन रिलीज नहीं होंगे उसमें से, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, तो उनकी वजह से क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। और एक GnRH में कमी आ जाना। GnRH हार्मोन कम होगा तो क्या FSH और LH होगा? नहीं होगा, है ना। FSH नहीं होगा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा,
LH नहीं होगा तो बने हुए फॉलिकल्स का रप्चर नहीं होगा, यानी कि वो फटेंगे नहीं, LH सर्ज नहीं आएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा कुल मिला करके। तो ये कुछ कारण है जो कि महिलाओं में है, किसके, इनफर्टिलिटी के, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इनफर्टिलिटी के कारण है, फिर इसको ठीक किया जाता है किसके थ्रू, ART टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, ART टेक्निक्स के थ्रू। ART मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ना। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी तुम्हारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन सी, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो में है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, हाँ सॉरी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसके 2 टाइप हो गए तुम्हारे, है ना, एक इन विट्रो और एक इन विवो, है ना। इन विट्रो में क्या होता है, पात्र निषेचन, मतलब कोई तुम्हारी इस तरह की प्लेट ली जाती है ना, और उसमें क्या किया जाता है, इस प्लेट में तुम्हारा स्पर्म ले लिया पुरुष का, और इसी में क्या ले लिया, ओवम ले लिया। इन दोनों का बाहर हम क्या करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, कहाँ पर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है ना। तो ओवेरी से अंडाणु निकाल लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और ऐसे ही मेल का स्पर्म मिल जाता है ना। तो जब इन दोनों का, फीमेल का ओवम ले लिया, मेल का स्पर्म ले लिया, और दोनों का बाहर क्या करा लिया, फर्टिलाइजेशन करा लिया। इसी को अपन टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं ना। ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर होते हैं, उनमें क्या होता है, यही होता है, मेल और फीमेल का स्पर्म लेके उनका बाहर फर्टिलाइजेशन करा के इंजेक्शन के थ्रू फिर उसको क्या कर दिया जाता है, महिला की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जायगोट को, है ना। तो इसमें ये होता है, ये तुम्हारी 2 टाइप की होती हैं, एक जिप्ट और एक ICSI, यानी कि 2 तरीके से ये करते हैं अपन, है ना, इन विट्रो, यानी कि पात्र निषेचन 2 तरीके से होता है। एक तो है जिप्ट, जिप्ट का मतलब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अंतडिंब वाहिनी स्थानांतरण, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 8 सेल वाला जायगोट या 8 से कम सेल वाला जायगोट को क्या करते हैं अपन, फैलोपियन में ट्रांसफ़र करते हैं, फैलोपियन में करते हैं ना, अंड वाहिनी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मेथड था तुम्हारा कौन सा, ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, ICSI, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रयोगशाला में सूक्ष्म सुई की मदद से शुक्राणु को सीधे अंडाणु की कोशिका द्रव्य में इंजेक्ट कर निषेचन कराया जाता है। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, स्पर्म को ले रहे हैं, स्पर्म को, और स्पर्म को इंजेक्शन की मदद से सीधा गर्भाशय में, उसमें ओवेरी में, अंडाणु में क्या कर दिया जा रहा है, डाल दिया जा रहा है सीधे के सीधे, है ना। तो ये तरीका होता है इसमें करने का। फिर अगला है तुम्हारा इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें निषेचन प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है, महिला के शरीर के अंदर होती है, वो महिला के शरीर के क्या हो रही है, बाहर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 विधियाँ हैं तुम्हारी, एक गिफ्ट और एक AI, ठीक है। गिफ्ट का मतलब क्या, गिफ्ट युग्मक फैलोपियन नल का स्थानांतरण, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है ना, जो ओवम उत्पन्न नहीं कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरी महिला से ओवम लेते हैं, उस महिला का ओवम लेके और उसको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज करा करके, और फिर महिला के गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, सॉरी, अंड वाहिनी में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में उसको डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर पिक्चर में आ गई है कौन सी महिला, थर्ड महिला से हम क्या ले रहे हैं, ओवम ले रहे हैं, है ना। फिर उसको फर्टिलाइज करा करके हम कहाँ पर डाल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये पुरुषों के लिए उपयोगी है। वो पुरुष जिनका जो शुक्राणु की संख्या जिनके अत्यधिक क्या हो गई है, कम हो गई, स्पर्म काउंट एकदम क्या हो गया है, लो हो गया है, या फिर कोई ऐसा पड़ गया है जो इंसेमिनेशन ही नहीं कर पा रहा है ना,
इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा नेचुरल तरीके से, तो फिर हम क्या करते हैं, स्पर्म को पहुंचाना है ना हमें, तो हम स्पर्म लेते हैं और इंजेक्शन के थ्रू क्या कर देते हैं, स्पर्म को है ना कहाँ पर डाल देते हैं, सीधे महिला के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे स्पर्म को पहुंचाया जा रहा है कहाँ पर, यूटेरस में। ठीक है, तो ये किसके लिए है, पुरुषों के लिए है। बाकी इनके फुल फॉर्म ये लिखे हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ और, कल क्या परसों बाइक की सर्विस करा रहा था, तो वहाँ कुछ यही बातचीत हो रही थी, है ना। क्या बातचीत हो रही थी, एक जो मिस्त्री था, वो मिस्त्री 2-3 मिस्त्री थे, वो आपस में लगे रहते हैं मजाक करने में। तो कहता है सर एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति है ये किसके लिए कमा रहा है, क्या करेगा ये पैसे का। मैंने कहा उसके बीवी बच्चे होंगे, कि बीवी तो है पर बच्चे नहीं है, है ना। हाँ, ज्ञान दे के आया मैं उनको, पूरा ज्ञान दे के आया। मैंने कहा चलो तुम्हें ज्ञान दे देता हूँ थोड़ा सा। तो वो कह रहा था बीवी तो है लेकिन बच्चे नहीं है इसके। मैं इससे बहुत कह रहा हूँ थोड़ा सा चल कहीं घूमने चलते हैं, ये पैसे का तूने जोड़ के रखा है, कर ले इनको कहीं खर्च कर ले, क्या करेगा इसका, किसको दे के जाएगा इसको, तेरे बच्चे तो है नहीं। तो मैंने कहा बच्चे नहीं है तो क्या उसका परिवार नहीं होगा, माँ बाप नहीं होंगे, उसकी बहन नहीं होगी, उनके बच्चे नहीं होंगे, और भी परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, है ना, उनको दे जाएगा वो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि बच्चे ही हों। तो फिर वो क्या कहता है, मैंने इससे कई बार कहा है कि किसी का बच्चा गोद ले ले, या फिर क्या नाम है वो आश्रम जो होते हैं ना, अनाथ आश्रम, उनसे बच्चा लिया। मैंने कहा यार ये बात तो तूने एक नंबर की कही है, मैंने ये बात तो इनको समझनी चाहिए, अगर नहीं बच्चे हो रहे हैं तो ले ले। तो भाई वो कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो आप लोगों के साथ इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि बच्चे पैदा करने में हम असमर्थ हैं, है ना, और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इतनी ज़्यादा खर्चीली है कि इनमें कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, 8 से 10 लाख रुपए, है ना। और इनके कोई 100% गारंटी नहीं है कि इनसे बच्चे पैदा आप कर ही पाओगे, है ना। इनके भी फेल्योर होने के पूरे खतरे हैं। अब सोचो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं ये टेक्निक के थ्रू भी, तो फिर मतलब ही क्या है। इससे अच्छा तो तुम जो अनाथ आश्रम है ना, वहाँ से किसी का बच्चा क्या कर लो, एडप्ट कर लो, है ना। सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा ये, सबसे बड़ा धर्म का काम होगा आप लोगों के लिए, है ना, कि आपने किसी बच्चे को वहाँ से उठा करके पाला पोसा और उसे अपनाया, बड़ा किया, और है ना वो सारी चीज़ें। तो हाँ, सैरोगेसी भी होती है लेकिन बहुत खर्चीले है ना। सैरोगेसी के लिए आपको एक ऐसी महिला चाहिए जो आपके बच्चे को पाल सके। हाँ, तो प्रियंका चोपड़ा कर सकती है, हम प्रियंका चोपड़ा नहीं है ना। सोचो तुम्हारे बच्चे को कोई तीसरी महिला, वो तो प्रियंका चोपड़ा, उनका क्या होता है कि उनको अपना पूरा फिगर मेंटेन करके रखना होता है, उनको अपना क्या नाम फिल्मों में काम करना होता है, उनको सुंदर दिखना होता है ना। अब वो प्रेग्नेंट होंगी तो क्या वो फिल्मों में काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, है ना। और कहीं ना कहीं सुंदरता पे भी उनकी पे असर पड़ेगा, है ना। और उनको फिल्मों में काम करना ही है, बच्चा चाहिए ही उनको, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड दोनों बाहर से क्या नाम है, बाहर इस तरह से फर्टिलाइज करवाएंगे अपने एग को और स्पर्म को। उसके बाद उसे किसी तीसरी महिला के गर्भाशय में क्या करवा देंगे, है ना, डलवा देंगे। अब उनका बच्चा है लेकिन फल किसी तीसरे के गर्भ में रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्या, सैरोगेसी। उस महिला को फिर पैसा देना पड़ेगा आपको, है ना, वो जितना कहेगी। क्यों पालेगी तुम्हारे बच्चे को कोई महिला, उसको तो पैसा चाहिए ना, मोटी रकम, और उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी आपको, पूरा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, ताकि हमारा बच्चा कैसा हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो आपके पास पैसा है और आप इतने रईस हैं तो ये काम कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये टेक्निक सब हमारे लिए नहीं है, मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है ना। ये सब किसके चोचले हैं, अमीरों के चोचले हैं, है ना। तो आप लोग क्या करें, इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो किसी का भी बच्चा एडप्ट कर लो अपनी फैमिली में से, या फिर नहीं है तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ चले जाओ, है ना, वृद्धाश्रम, वो वृद्धाश्रम कह रहा हूँ
अनाथ आश्रम चले जाओ, वृद्ध आश्रम में क्या वृद्धों को जाओगे क्या लेने के लिए? अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लो, है ना। बहुत सारे कानून हैं जिनसे लिखा पढ़ी होकर के आपको बच्चे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं ना। हो गया, ठीक है। किसका है? ईमानदारी से बताओ किसका है? नहीं है ना? हाँ, कोई बात नहीं। बताओ किसका, नहीं तो फिर मैं टॉपिक आ लूँगा किटकैट लेके। अच्छा, इधर आप लोगों का तो नहीं है किसी का? पक्का है? किसका है, सच बताओ। मेरा ही है तो फिर रख लूँ। कमाई हो गई 10 रुपए की, सोई से। तेरा है? तेरा है तो फिर ले क्यों नहीं रहा है? रो क्यों रहा है पहले? चलो बताओ मुझे, MTP का फुल फॉर्म क्या है? MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी? हाँ, बताओ भारत में MTP को किस वर्ष कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? 1971, है ना। MTP संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार MTP अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में। उसके अकॉर्डिंग 12 सप्ताह के गर्भपात के लिए कितने पंजीकृत डॉक्टरों की आवश्यकता होती है? 12 सप्ताह के एक, केवल एक डॉक्टर, है ना। 24 सप्ताह के लिए, 12 सप्ताह से ज़्यादा है तो कितने? 2 डॉक्टर्स, है ना। अगला क्वेश्चन, MTP संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 12 से 24 सप्ताह के बीच के गर्भपात के लिए कम से कम कितने डॉक्टरों की सहमति अनिवार्य है? 2, है ना। 12 से 24 के लिए 2। कोरे क्यों बकवास कर रहे हो? कौन लड़ रहा है? हम बता, क्वेश्चन बताओ। हाँ, तू बताएगा। एसटीडीज होने की सबसे अधिक संभावना किस आयु वर्ग में होती है? एसटीडीज यानी कि जो तुम्हारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, है ना, यौन संचारित रोग हैं, इनकी संभावना किस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा होती है? 0 से 10 वर्ष के बच्चों में, या 15 से 24 वर्ष के बच्चों में, या फिर 35 से 50 वर्ष के लोगों में, या फिर 60 वर्ष से अधिक? 35 से 40। अबे कहते 35 से 40 वाले तो बहुत समझदार हो जाते हैं, है ना, और उनमें इतना जोश और वो नहीं रहता है जो 15 से 24 तक रहता है। इनमें सबसे ज़्यादा फैलता है ना। हाँ। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिसीज बतानी है आप लोगों को। एड्स, जेनाइटल हर्पीस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। सिफिलिस, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग का रोग जनक यानी कि कॉजेटिव एजेंट कौन सा सूक्ष्म जीव है? यानी कि सिफिलिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? नाइजीरिया, गोनेरिया, ट्रेपेनोपेलिडम, ट्रेपेनोपेलिडम, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 रोग प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर भी पूरी तरह से लाइलाज हैं? लाइलाज का मतलब इनक्योरेबल, इनका कोई इलाज नहीं है, है ना। आप लोगों को बताना है, वो सेट बताना है 3 रोगों का, ठीक है। गोनेरिया, सिफिलिस,
और क्लेमाइडियासिस, या एड्स, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, या फिर एड्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, या फिर जेनाइटल वॉर्ड्स और गोनेरिया और हेपेटाइटिस बी। एड्स, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, ये 3 ऐसे रोग हैं जो लाइलाज हैं, इनक्योरेबल हैं, चाहो तो लिख लेना कहीं, है ना, इनक्योरेबल, जिनका कोई इलाज नहीं है। मतलब इलाज तो है लेकिन प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो है। नहीं, रुको 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 रुको, हाँ, कभी भी पता चल जाए इनका कोई इलाज नहीं है, ऐसा। एड्स, सिफिलिस, नहीं, एड्स, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी। एड्स, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी है नहीं। लाइलाज का मतलब इनक्योरेबल, है ना, ऐसे लिख लो ना। एड्स, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, ये हैं तुम्हारे इनक्योरेबल, लाइलाज, कोई इलाज नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले यौन संचित रोग ट्राइकोमोनियासिस का रोग जनक कौन सा है? इसका आप लोगों को कॉजेटिव एजेंट बताना है। किसका? ट्राइकोमोनियासिस का। ट्राइकोमोनियासिस का रोग का कॉजेटिव एजेंट कौन है? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HPV और HIV। ऑप्शन बनी होगा उसके नाम में, ये ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है ना। अब बताओ अगला क्वेश्चन। वंध्यता की चिकित्सीय परिभाषा के अनुसार, यानी कि इनफर्टिलिटी की जो मेडिकल डेफिनेशन है उसके अनुसार कितने समय तक बिना सुरक्षा के यौन संबंध यानी कि सहवास के बाद भी गर्भधारण न होने की वंध्यता माना जाता है? कितने समय तक? अकॉर्डिंग टू मेडिकल डेफिनेशन, inability to conceive after how much time of unprotected coitus is termed infertility। 1 साल है ना। 1 साल तक अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और फिर भी, है ना, केवल 1 साल है, 1 से 2 साल? 1 साल, हाँ हाँ, 1 से 2 साल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में 1 साल लिखा है। 1 साल तक लगातार प्रयास कर रहा है और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है महिला, इसका मतलब वो कैसी है? वो महिला कैसी है? इनफर्टाइल है ना, या पुरुष इनफर्टाइल है। ठीक है, बताओ पुरुषों में वीर्य के भीतर शुक्राणुओं की संख्या का अधिक कम होना क्या कहलाता है? यानी कि स्पर्म काउंट का कम होना क्या कहलाता है? अब सुन लो ऑप्शंस क्या हैं। ओजोस्पर्मिया, या ओलिगोस्पर्मिया, या फिर पॉलीस्पर्मी, या फिर एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया ना। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया है ना। स्पर्म लो स्पर्म काउंट इज इक्वल टू, लो स्पर्म काउंट इज इक्वल टू ओलिगोस्पर्मिया, है ना, ऐसे लिख लेना। यानी कि शुक्राणुओं की संख्या का अत्यधिक कम होना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। शुक्राणुओं की संख्या का अत्यधिक कम होना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। हो गया? अब बताओ ART का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी IVF प्रक्रिया में इन विट्रो का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? इन विट्रो, व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ इन विट्रो इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स? शरीर के भीतर प्राकृतिक निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, या शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन लैब कंडीशंस, या फिर गर्भाशय के अंदर निषेचन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है ना, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन, है ना, इन विट्रो में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जिप्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में कितने कोशिकीय स्तर तक के युग्मनज भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है? जिप्ट में 8 तक है ना, 8 कोशिकीय अवस्था या उससे कम, 8 से ज़्यादा वाले को नहीं डालते हैं, ठीक है। यदि प्रयोगशाला में बना भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक का है, यानी कि जो तुम्हारा एम्ब्रियो है वो मोर देन 8 सेल्ड स्टेज है ना, बड़ा हो जाता है, तो उसे सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिप्ट, गिफ्ट, आईयूटी या आईसीएसआई? आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर लिखा है मैंने कहीं, है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नहीं लिखाया? अच्छा तो लिख लो फिर आईयूटी। आईयूटी फुल फॉर्म लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा, ध्यान रखना यहाँ से 100% ओटी आएगी फुल फॉर्म से, और कोई ना कोई इनमें से जरूर डेफिनेशंस पूछी जाएगी। देखो ये दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे लिखा था आईयूआई, यहाँ पे लिखा है आईयूटी, है ना। पता चले कि आप लोगों को लगे नहीं वहाँ तो सर ने आई लिखाया था, सर से गलती हुई होगी। हाँ इसमें लिख लेना आठ कोशिकीय अवस्था से अधिक, 8 कोशिकीय, इसके बराबर में लिखो 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक बड़े भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। द एम्ब्रियो इज मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, उसके में से देख लो। द एम्ब्रियो इज मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, हाँ 8 सेल्ड स्टेज, ट्रांसफरिंग इट डायरेक्टली द यूटेरस, ट्रांसफरिंग इट डायरेक्टली द यूटेरस। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, किस तकनीक में सूक्ष्म सुई यानी कि माइक्रो नीडल की सहायता से शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है? कौन सी विधि थी इसमें शुक्राणु को सीधे इंजेक्ट किया जा रहा है? यही थी ना, है ना, आईसीएसआई थी, है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। अगला है तुम्हारा गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किस प्रकार की महिलाओं के लिए किया जाता है? गिफ्ट का उपयोग किस प्रकार की महिलाओं के लिए किया जाता है ना, नाम से याद कर लो। देखो गिफ्ट का मतलब अंडाणु गिफ्ट ले रहे हैं हम किसी का, ठीक है ना, हाँ मतलब हम तोहफे में किसी का अंडाणु ले रहे हैं, और तो यहाँ पे यही किया जाता है। जो महिलाएं स्वयं अंडाणु क्या नहीं कर सकती हैं, है ना, उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ठीक है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। अब बताओ अगला क्वेश्चन है, यदि पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो यानी कि ओलिगोस्पर्मिया है ना, तो वीर्य को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? नाम क्या है उसका, जिसमें सीधे गर्भाशय में उसको स्पर्म को छोड़ा जाता है जब उसका स्पर्म काउंट कम हो जाता है? जिप्ट, गिफ्ट, आईयूआई या आईसीएसआई? आईयूआई इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, है ना। तो फिर ये तुम्हारे हो गए क्वेश्चंस सारे, ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, और तुम्हारे पास 3 दिन है टेस्ट के लिए। आज क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को नहीं तो मंडे को ले लेते हैं, ठीक है।
तो केमिस्ट्री का टेस्ट है तो हम क्या करें हैं? कोई बात नहीं, चले जाना, ठीक है। वैसे तो संडे को ही होना चाहिए था। चलो ठीक है, संडे को अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, मंडे को ले लेंगे, ठीक है। सैटरडे को नहीं, मंडे को ही लेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, मंडे को लेंगे।